गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हेलोजन से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजन, एंड लास्ट हमने पढ़ा था अपचायक गुण यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आज का हमारा पहला टॉपिक है रिएक्शन विद कार्बन यानी कि कार्बन से अभिक्रिया। तो कार्बन से अभिक्रिया मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जो क्षार धातुएं हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की, जबकि कार्बन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। यानी कि कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जबकि क्षार धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन दान दे करके अपना अष्टक पूर्ण करती हैं। इस वजह से क्षार धातुओं और कार्बन के बीच में अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जो लिथियम होता है, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए कि जो लिथियम है वो अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में, यानी कि बाकी जो उसके परिवार के सदस्य हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इनकी तुलना में अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। और इस कारण से लिथियम 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कार्बन के साथ रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर 2Li 2 कार्बन एटम्स के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेगा और लिथियम कार्बाइड का निर्माण करता है। केवल लिथियम ही है जो कार्बन से रिएक्शन करता है, बाकी अल्कली मेटल्स कार्बन से रिएक्शन नहीं करते हैं। कारण आपको बताया गया, क्योंकि कार्बन की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की होती है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की होती है, जबकि क्षार धातुओं की जो प्रबलता होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल यानी कि क्षार धातुओं के यौगिक, जिसमें से सबसे पहले कंपाउंड पढ़ने हैं आपको ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी एल्कली मेटल हैं उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है M2O। ये आपके क्या होंगे, ये होंगे आपके ऑक्साइड्स। M2O कैसे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और जो एल्कली मेटल है क्षार धातुओं की संयोजकता आपको बताई गई 1। जब संयोजकता का स्थानांतरण होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा जाकर के M2O। एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड। तथा इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं इनका फॉर्मूला होता है MOH। MOH कैसे, फिर से वही चीज़, मेटल की वैलेंसी 1 होती है, धातु जो है हमारी क्षार धातु है उनकी संयोजकता 1 है और OH की भी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा MOH। मेटेलिक ऑक्साइड मिलते कैसे, तो हमारी जो धातुएं होती हैं जैसे सोडियम है वो डायरेक्ट जा करके ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और यहाँ पर Na2O का फॉर्मेशन करता है, बैलेंसिंग के लिए 2Na2O और यहाँ पर 4Na। इस तरह से सोडियम ऑक्साइड मिल जाता है हमें। और हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं, तो जब कोई धात्विक ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है, यानी कि जब मेटेलिक ऑक्साइड जो होगा वो वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये होते हैं सबसे पहले कंपाउंड हमारे एल्कली मेटल के यानी क्षार धातुओं के यौगिक, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MOH। नेक्स्ट है हैलाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन से अभिक्रिया। तो देखिए हैलाइड्स में जो हमारे मेटल हैं, जो क्षार धातु हैं, उनकी वैलेंसी कितनी होती है 1। जो हेलोजन्स होते हैं हमारे, इनकी वैलेंसी भी क्या होती है, कितनी होती है 1 होती है। तो जो इनका फॉर्मूला बनेगा जा करके वो भी क्या बनेगा M के साथ यहाँ पर ये हेलोजन इस तरह से, H का मतलब यहाँ पर हेलोजन से समझिएगा, हाइड्रोजन से नहीं। और हेलोजन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है X, तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्या X, MX। इनका जनरल फॉर्मूला आ गया MX। रीज़न, दोनों की वैलेंसी 1 बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, जो एल्कली मेटल क्षार धातु हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं पर जो हमारे हेलोजन्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की, इसलिए यहाँ पर चार्ज क्या होता है माइनस। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस दोनों पर चार्ज होता है और इस वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा दोनों आपस में संयुक्त होते हैं
और एक विशेष प्रकार के कंपाउंड जिसको हम कहते हैं हैलाइड, उनका निर्माण करते हैं। और इनका एक और नाम से इन्हें जाना जाता है आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक यौगिकों के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और हैलाइड बनते कैसे? तो आप कुछ नहीं, आप डायरेक्ट अपना मेटल लीजिए। जैसे आपने यहाँ पर सोडियम ले लिया और उसकी रिएक्शन किसी भी हैलोजन से करा दीजिए। हैलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉर एग्जांपल आपने Cl2 से रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2NaCl, बैलेंसिंग के लिए 2Na। ये इस तरह से हम किसी भी क्षार धातु का हैलाइड क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी एल्कली मेटल का हैलाइड प्राप्त करने के लिए उस मेटल की रिएक्शन हैलाइड से करा दीजिए, हैलोजन से करा दीजिए। हैलाइड के बाद हमारे नेक्स्ट कंपाउंड है नाइट्रेट एंड सल्फेट। नाइट्रेट फॉर्मूला होता है NO3 माइनस आयन, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2 माइनस आयन। इसीलिए नाइट्रेट का फॉर्मूला, जो धातुओं के जो नाइट्रेट होंगे, जो मेटेलिक नाइट्रेट हैं, उनका फॉर्मूला हो जाता है MnO3 और यहाँ पर फॉर्मूला होता है M2SO4। दोनों मिलते कैसे हैं? तो जब कोई मेटल, जब कोई क्षार धातु HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करती है तो यहाँ पर MnO3 का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक वैसे ही जब कोई क्षार धातु सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करती है तो यहाँ पर M2SO4 यानी कि सल्फेट, मेटल का सल्फेट, क्षार धातु का सल्फेट प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। और इस तरह से हम हमारे क्षार धातुओं के नाइट्रेट तथा सल्फेट को प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही नेचर में आयनिक होते हैं तथा वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। सल्फेट में एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जितने भी हमारे मेटेलिक सल्फेट होते हैं, जैसे M2SO4 है, यहाँ पर M2 की जगह आपने फॉर एग्जांपल ले लिया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। तो जो हमारे मेटेलिक सल्फेट होते हैं, जब ये किसी ट्राइवेलेंट एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कि किसी त्रिसंयोजी तत्व के साथ जाकर के जुड़ते हैं, तो ये डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। डबल सॉल्ट का मतलब द्विक लवण, इसे हिंदी में कहा जाता है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होते हैं? द्विक लवण ऐसे लवणों को कहा जाता है, यानी कि डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स को कहा जाता है जिसमें दो सिंपल सॉल्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे K2SO4 एक सॉल्ट होगा और Al2SO4 का होल थ्राइस ये एक सॉल्ट होगा, और ये दोनों मिल करके बनाते हैं एक डबल सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको कहा जाता है पोटाश एलम, हिंदी में इसका नाम होता है फिटकरी। और ये क्या है? ये एक डबल सॉल्ट है, ये एक द्विक लवण है। बनता कैसे है? जब हमारे मेटेलिक सल्फेट यानी कि जो क्षार धातुओं के जो सल्फेट हैं, ये जब किसी ट्राइवेलेंट एलिमेंट के साथ कंबाइंड होते हैं, किसी त्रिसंयोजी तत्व के साथ जुड़ेंगे जाकर। त्रिसंयोजी का मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो, तो जो एल्युमिनियम होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो जब हमारे सल्फेट जो हैं जा करके त्रिसंयोजी यौगिक या त्रिसंयोजी तत्व के साथ जुड़ते हैं तो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि द्विक लवण का निर्माण करते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट कंपाउंड है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है CO3 2 माइनस आयन, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 1 माइनस आयन। ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट। तो जो हमारे मेटेलिक कार्बोनेट होंगे, जो धात्विक कार्बोनेट होंगे, इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M2CO3 क्योंकि 2 वैलेंसी है, और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा MHCO3। उदाहरण के रूप में आपने सोडियम कार्बोनेट पढ़ा होगा Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा होगा NaHCO3। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और मेटेलिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से M2CO3 जो हमें प्राप्त होता है। और ठीक इसी तरह से जब हमारे मेटेलिक कार्बोनेट यानी कि जो धात्विक कार्बोनेट हैं, इन्हें जब गर्म किया जाता है, इन्हें जब हीट करते हैं, तो ये वापस से मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाते हैं? रिलीज कर जाते हैं। यहाँ पर आपने जब हीट करोगे तो ये बनाएगा M2O और CO2। ये मिक्सचर आपको वापस से मिल जाएगा जब आप इसे क्या करोगे? हीट करोगे। तो ये होते हैं हमारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट।
और ये दोनों भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों जल में विलय होते हैं। इसी के साथ हमारे जो एल्कली मेटल्स थे, जो क्षार धातुएं थी, उनके जो यौगिक हैं, टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्षार धातुओं के उपयोग, यानी कि एल्कली मेटल्स के यूजेस। जैसे यहाँ पर देखिए यूजेस दिए हुए हैं कुछ हमारे एल्कली मेटल्स के। लिथियम का उपयोग, तो लिथियम का यूज़ जो होता है वो हम मिश्र धातुओं को बनाने में, यानी कि एलॉयस बनाने में यूज़ करते हैं इसे। साथ में एलॉय और जो एल्युमिनियम की मिश्र धातु होती है, लिथियम और एल्युमिनियम का जो एलॉय होता है उसका यूज़ एरोप्लेन्स बनाने में किया जाता है। लिथियम जो है वो हार्डनेस लाता है और एल्युमिनियम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हल्का होता है, एक लाइट मेटल है, जिसकी वजह से आसानी से जो प्लेन्स हैं वो मजबूत भी हो जाते हैं और उड़ने में भी कैपेबल होते हैं, उड़ने में भी वो क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इसके अलावा लिथियम और लेड, लिथियम और पीबी की जो मिश्र धातु है, इसका यूज़ हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर आती हैं उनके इंजन की बेरिंग बनने में यूज़ होता है। बेरिंग का मतलब ऐसे सर्कुलर रिंग होती है जिसमें अंदर छल्ले पड़े होते हैं, तो वो जो है एलआई और पीबी की एलॉय से, यानी कि लिथियम तथा लेड की जो मिश्र धातु होती है उससे बनाया जाता है। इसके अलावा लिथियम और मैग्नीशियम का जो एलॉय होता है उसका यूज़ किया जाता है आर्मर प्लेट बनाने में। सोडियम के उपयोग की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने की वजह से एंड जो स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है, विशिष्ट ऊष्मा जो है वो उच्च होने की वजह से सोडियम का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में शीतलक के रूप में किया जाता है। यानी कि जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें कूलेंट के लिए हम सोडियम का यूज़ करते हैं। कूलेंट का मतलब होता है क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, तो जिस मशीन में हो रही है वो बार बार गर्म हो जाएगी, तो उसमें उसको ठंडा रखने के लिए, उसका टेम्परेचर कम रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोडियम और लेड की जो मिश्र धातु है, जो एलॉय है, उसका यूज़ किया जाता है टेट्रा एथिल लेड बनाने में। टेट्रा एथिल लेड जो होता है ये एक अपस्फोटन रोधी पदार्थ है, यानी एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है, जिसका यूज़ इंजन वगैरह में किया जाता है। इंजन वगैरह में इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो पेट्रोल है उसमें अंदर आग ना लग जाए इंजन गर्म होने की वजह से और इंजन जल ना जाए, इस वजह से वहाँ पर टेट्रा एथिल लेड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम अमलगम। जो पोटेशियम और मरकरी का जो एलॉय होता है, इनका जो मिक्सचर होता है, जो मिश्र धातु होती है, उसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, यानी कि कार्बनिक संश्लेषण में। तथा पोटेशियम और सीजियम का जो मिश्रण होता है, जो एलॉय होता है, उसका यूज़ किया जाता है जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल आते हैं, जो प्रकाश विद्युत सेल होते हैं, उनके निर्माण में। तो ये हमारी कुछ क्षार धातुओं के उपयोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षार धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स या धातुओं के निष्कर्षण को समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि जो मेटल हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि सबसे कम क्रियाशील। एक मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि ये बीच के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं ना बहुत कम क्रियाशील होते हैं। और एक होते हैं हाईली रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं हमारे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा। मॉडरेटली रिएक्टिव में आते हैं हमारे पास आयरन, जिंक, कैडमियम, मरकरी एट्सेट्रा। हाईली रिएक्टिव में आते हैं जैसा कि आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एट्सेट्रा। तो हम बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की, तो इनको हमने रखा हुआ है हाईली रिएक्टिव की कैटेगरी में। ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और इस कारण से इनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है उसका उपयोग करके हम इन अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को इनके ऑक्साइडों से, इनके कार्बोनेट से, इनके सल्फेट से क्या कर सकते हैं, निष्कर्षित कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको उनके कंपाउंड से प्योर मेटल के फॉर्म में प्राप्त करना, यानी कि शुद्ध रूप में धातु को उसके ऑक्साइड या उसके यौगिकों से ग्रहण करने की, उसको लेने की जो विधि होती है उसको धातुओं का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा जाता है। किस मेटल को कौन सी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करना है, किस प्रोसेस से, किस विधि द्वारा निष्कर्षित करना है, ये डिपेंड करेगा उसकी रिएक्टिविटी पर। अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो ये जल्दी किसी से रिएक्शन करेंगे ही नहीं, उस कंडीशन में हम इन्हें सिर्फ गर्म करके क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं यानी कि मध्यम वर्गीय होते हैं क्रियाशीलता के तुलना में, तो उन्हें हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो प्रक्रियाएं होती हैं, भर्जन और निस्तापन, इनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो है हाईली रिएक्टिव, इनके लिए हमें एक स्पेशल प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि ये इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं कि इनका अपचयन करना ना के बराबर होता है। मतलब आप इनको रिड्यूस करके प्योर फॉर्म में प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये खुद ही प्रबलतम अपचायक होते हैं, ये खुद इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इस कारण से हमें कराना क्या पड़ता है, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इनका विद्युत अपघटन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो नेक्स्ट ईयर 12th में आपको पूरा एक चैप्टर मिलेगा, जिसमें आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा एल्कली मेटल्स का लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, यानी लिथियम का असामान्य व्यवहार। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसमें हम ये पढ़ते आए कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं थीं जो बाकी की हमारी क्षार धातुएं नहीं देती थी, लेकिन लिथियम वो अभिक्रिया देता था। जैसे कि नाइट्रोजन से अभिक्रिया है, कार्बन से अभिक्रिया यानी कि कार्बन से रिएक्शन है, नाइट्रोजन से रिएक्शन है। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती थी जो लिथियम में कम प्रेजेंट होती थी, बाकी सारे मेटल्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती थी, जैसे कि रिड्यूसिंग नेचर है या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी गुण। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिथियम है वो अपने बाकी परिवार के सदस्यों से अलग अभिक्रियाएं या अलग गुण प्रदर्शित करता है, और लिथियम के इसी बिहेवियर को, इसी गुण को असामान्य व्यवहार यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। और ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है साइज ऑफ लिथियम, यानी कि लिथियम का आकार। लिथियम का आकार जो होता है बाकियों की तुलना में बहुत छोटा होता है। देखिए कैसे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2,1, 2,1, केवल 2 शेल 2 कोश पाए जा रहे हैं। बाकी सब में देखिए सोडियम है 2,8,1 3 कोश हैं, पोटेशियम है 2,8,1 4 कोश हैं, साइज बड़ा है। लिथियम के पास 2 कोश हैं, इनमें से भी जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब इसकी जो टेंडेंसी होती है तो एक इलेक्ट्रॉन देने की होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाएगा Li+, और इस कंडीशन में इसके पास सिर्फ एक कोश बचेगा, साइज और छोटा हो गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनों पर जो न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज होगा, नाभिक प्रभावी बल होगा, वो बढ़ेगा, जिस कारण से जो परमाणु का आकार है, साइज ऑफ आयन है, वो और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अपने इसी गुण के कारण, अपने इसी गुण प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा लिथियम है वो एबनॉर्मल बिहेवियर यानी कि असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। और वो व्यवहार क्या है, ये आपको अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में यानी कि अलग अलग अभिक्रियाओं में बताया जा चुका है। इसके साथ ही जब आपको इसके नोट्स सेंड किए जाएंगे तो आप उसमें और अच्छे से पढ़ लेंगे कि लिथियम के एबनॉर्मल बिहेवियर क्या क्या होते हैं। एंड हमारा जो एल्कली मेटल्स का टॉपिक है, जो क्षार धातुओं का जो टॉपिक है, वो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि क्षार मृदा धातुएं, उनके गुण, उनके व्यवहार। ओके क्लास, थैंक यू।